डियर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गजाला फातिमा अपने करियर गोल्ड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने चैनल पे कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। खासकर हमने अभी तक जो इंटरव्यू लिए वो टॉपर्स के थे या जेआरएफ होल्डर्स के थे। अब हमारी कोशिश आपके लिए ये है कि हम वो उन टॉपर्स की जो अब तक टॉप कर चुके हों, चाहे वो सफीर सिद्दीकी हो, जमील सरवर हो या और भी हो, या कमिंग में जो टॉप करने वाले हैं उनके हों, तो हम उनकी स्ट्रेटजी भी आपके सामने शेयर करें ताकि आपको आसानी हो अपने एग्जाम की तैयारी करने में। तो आइए, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सफीर सिद्दीकी को। तो आज हम उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे उन्होंने न सिर्फ नेट और जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया बल्कि ऑल इंडिया टॉप भी किया। तो हमारे सामने मौजूद हैं आपके सामने सफीर सिद्दीकी। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सफीर साहब, हमारे चैनल करियर गोल्ड एकेडमी पर मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। इससे मेरे लिए भी सादत की बात है कि मैं अपने कुछ तजुर्बे शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं टॉपर्स की स्ट्रेटजी शेयर करूं, उनसे उनको रूबरू करवाऊं, तो इसलिए मैंने आपको मदद किया अपने चैनल पर। तो आप हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, जो लोग भी इस देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं अपने पूरे सफर के बारे में जो आपने इस एग्जाम को क्रैक करने में किया। सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कब पता चला कि यूजीसी कोई ऐसा एग्जाम कराती है जिसमें इतनी फेलोशिप मिलती है, या पीएचडी में एडमिशन लेने का प्रोसेस, सबसे अच्छा जो प्रोसेस या जो पावरफुल तरीका है वो नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करके है, ये सब आपको कब पता चला? जी मैम, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि वाकई बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। जब मैं भी दिल्ली नहीं था तो मुझे भी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि ये यूजीसी कोई मतलब एक इदारा भी है और उसका कोई फेलोशिप भी मिलता है और इस तरीके से। लेकिन 2018 में मुझे इसके बारे में मालूम हुआ जब मेरा एडमिशन जामिया इस्लामिया में BA उर्दू में हुआ। तब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ। हमारे मुश्किल उस्ताद हैं डॉक्टर खालिद मुर्शिद साहब, उन्होंने बताया कि यूजीसी एक फेलोशिप देती है जो आपकी पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप होती है, नेट होता है और जेआरएफ होता है, और उसके लिए आपको मतलब फेलोशिप मिलती है। उसके पॉइंट भी आपको अपॉइंटमेंट में भी काम आते हैं। उसके अलावा एक अच्छी खासी रकम मिलती है जो आपको मदद करती है आपकी तालीम को जारी रखने में और आपकी दीगर ज़रूरियात को भी पूरे करने में। तो बहुत अट्रैक्टिव था और बहुत नया सा हमारे लिए उन्होंने उस टाइम बताया था कि तकरीबन 30,000 रुपये उस टाइम थे जेआरएफ होल्डर को जो मिलते थे, अब तो बढ़ा दिए गए हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को करंट अमाउंट बताइए जो यूजीसी ने अभी दिया है, तो वो कितना है, जेआरएफ में कितना फेलोशिप मिलता है, एसआरएफ में कितना फेलोशिप मिलता है, और उसमें एचआरए कंटिजेंसी वगैरह मिलाकर टोटल कितना आता है? अभी तो यूजीसी ने इसमें और इजाफा कर दिया है। अब जो स्कॉलरशिप की जो मेन अमाउंट है वो तकरीबन 35,000 रुपये हो गई है। उसमें आपका एचआरए ऐड हो जाता है। एचआरए मेट्रो सिटीज के अलावा सब आपके शहर पर डिपेंड करता है। मेट्रो सिटी में ज्यादा एचआरए मिलता है, छोटे शहर है तो वहाँ पर कम एचआरए मिलता है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 8,000 और ज्यादा से ज्यादा 10-12,000 के करीब आपको एचआरए मिल जाता है। 35,000 में 8-10,000 और ऐड कर लें। उसके अलावा जो आपका सालाना अमाउंट है उसमें 25,000 और ऐड कर लें, जो आपकी कॉपी कलम किताबों वगैरह के जो मिलते हैं वो भी अब बढ़ाकर सुनने में आ रहा है कि 50,000 के करीब कर दिए गए हैं, तो उसे भी आ रहे हैं। तो आपको 5 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलती है और उन 5 सालों में आपका टोटल तकरीबन बहुत 30,000 भी होने तो 30 लाख के करीब आपको 5 साल में ये अमाउंट जब जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होता है जी, तो वो और ज्यादा इजाफा 2 साल बाद ये अमाउंट जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें अमाउंट इजाफा होता है। तो तकरीबन आपको कम से कम 30 लाख रुपए पूरे 5 साल में यूजीसी देती है आपको रिसर्च करने। ओके, तो ये जब मालूम हुआ इसके बारे में तो खासतौर पर हम लोगों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा पस मंजर जिनका जो है माशी पस मंजर कमजोर है उस तरीके से, तो उस तौर पर भी बहुत मदद करती है स्कॉलरशिप आपको कि माशी तौर पर भी आपको कुछ सालों के लिए तो बेफिक्र कर देती है इतनी हकीकतों के साथ। दूसरी आपकी तालीम में बहुत मदद होती है कि ये निकालने के बाद पीएचडी में एडमिशन के लिए सबसे आसान तरीका है। आपको एंट्रेंस भी देना होता है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सारा पीएचडी में एनरोल होने के, फिर इसके नंबर्स मिलते हैं नेट और जेआरएफ। तो जब ये चीजें मालूम चली तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। 2018 में मुझे ये डॉक्टर खालिद मुर्शिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा इस तरीके से ये चीजें होती हैं, तो मुझे इसके बारे में मालूम।
और ये भी बताया होगा कि नेट जेआरएफ न सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए काम आता है या पैसे के अमाउंट के लिए ही नहीं, बल्कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एपीआई स्कोर बनता है, तो जो आपका टोटल एपीआई स्कोर 100 मार्क्स का होता है उसमें 5 नंबर आपके नेट के होते हैं और 2 नंबर जेआरएफ के होते हैं। नेट तो मैंडेटरी है। हाँ, नेट तो जरूरी है, उसके 5 नंबर मिलते हैं, लेकिन नेट प्लस जेआरएफ है तो आपको 2 नंबर और बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे आगे तक ही है, क्योंकि ना सिर्फ पीजी तक बल्कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी जेआरएफ का बहुत फायदा होता है नेट जेआरएफ का। अब नेट तो बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके अगर नेट नहीं है तो हम तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप दिल्ली कब आए थे? मैं दिल्ली 2018 में बीए में जब एडमिशन हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में। ओके, तो आपने तभी आपकी मुलाकात अपने मुश्फिक उस्ताद खालिद मुर्शिद साहब से हुई और उन्होंने आपको इस तरह से बताया? उन्होंने इस बारे में रहनुमाई की। उससे पहले मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि क्या है, क्योंकि छोटे शहर से हैं, सीवान बिहार से ताल्लुक है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो इसके बारे में अभी मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि अभी भी शायद तमाम बच्चे जो हैं जो इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं और खासतौर पर जो छोटे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं वो इससे उस तरीके से वाकिफ नहीं है नेट जेआरएफ से, जिस तरह की मेट्रो सिटी में हमें यहाँ आकर हमें पता चला। अभी भी हमारे इलाके में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है, और जब तक हम वहाँ थे तो हमें भी नहीं पता था कि कैसे। ओके, तो आपने इसकी तैयारी कब से शुरू कर दी थी और कैसे क्या तरीका अपनाया था, या आपकी तैयारी की शुरुआत किस तरह हुई थी? बीए में आए आप यहाँ 2018 में, आपको पता भी चल गया कि यूजीसी ऐसा एग्जाम लेती है और उस एग्जाम को हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बैठ सकते हैं। और उस एग्जाम में बैठने की शर्त ये है कि आपका जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होते हैं जहाँ सेमेस्टर वाइज नहीं है उसमें मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये उस एग्जाम में बैठने के लिए शर्त है। तो आपने कब से तैयारी शुरू कर दी थी? जब मुझे सर ने बताया कि ऐसे होता है तभी से ये बात जहन में बैठ गई कि नहीं अब हमें ये करना है। वो जहन बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि नहीं हमें नेट जेआरएफ करना है, क्योंकि सर ने जिस तरीके से बताया और जो फवाइद जिनका जिक्र आपने भी किया, मैंने भी किया, सर ने उन चीज़ों को और बताया कि इसके कितने फायदे हैं, न सिर्फ वक्ती तौर पर बल्कि इसे एक तरीके से कहते हैं आपकी जिंदगी भर इसके फायदे हैं आपके, क्योंकि आगे आपको मतलब जॉब वगैरह की जो भी तमाम चीज़ें। तो उसी वक्त से मेरे जहन में ये बैठ गया कि मुझे ये निकालना है, और जब वो बैठ गया तो जाहिर सी बात है उसी वक्त बल्कि सर ने बताया कि वेबसाइट पर आप गूगल पर जाएंगे तो उसका आपका सिलेबस मिल जाता है। तो मैंने उसी वक्त नेट जेआरएफ का भी सिलेबस निकाला और जब उसका सिलेबस देखा तो मालूम हुआ कि जामिया का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक उससे मैच करता है जो बीए का सिलेबस है 6 सेमेस्टर में हमारा। और तो हमें बीए में वो पढ़ना भी था और जेआरएफ में भी वही सारी चीज़ें थी तकरीबन। तो बीए हमारा जो जामिया का सिलेबस है उसमें जितने भी असल मतन हैं, जो नाबिल शामिल हैं, जो अफसाने शामिल हैं, कुछ मसनवियाँ शामिल हैं, गज़लें शामिल हैं, कसीदे शामिल हैं, ड्रामे शामिल हैं अलग अलग सेमेस्टर में, वो सारे हमने तभी से पढ़ने शुरू कर दिए थे। और बीए 2018 में ही ये जहन बन गया था कि हम बीए में ही तकरीबन तमाम सारे मतन पढ़ डालेंगे जो भी जेआरएफ के हैं, और इंशाअल्लाह एमए में एडमिशन होते ही हम फर्स्ट ईयर में ही उसके लिए हम बैठेंगे पूरी कोशिश के साथ। उसकी तैयारी 2018 से आप एक तौर पे कह सकती है कि 2018 से ही उसकी तैयारी करीब से शुरू कर दी। यानी जब आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे उस वक्त, और जड़ें मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो यूजीसी नेट का निसाब है और उस निसाब में जो शामिल किताबें हैं उनके असली मतन को पढ़ना, ना कि किसी गाइड को हवाला बनाना। ये सारी चीजें काम आती हैं, लेकिन तमाम चीजें पढ़ने के बाद रिवीजन करने के लिए गाइड का मसला ये है और असल मतन का मसला ये है कि असल मतन जब आप पढ़ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसके कुछ नकूश रह जाते हैं। गाइड एक तरीके से आपको बहुत चीज है, नोट्स चीजें, उसमें सारी चीजें याद नहीं है। आपने जो याद किया गाइड में वो अगर आप भूल गए एक बार तो भूल गए। असल मतन पढ़ने का फायदा ये है कि जैसे नेट में सवाल आते हैं, आज अब तो ये बढ़ा दिया गया, अब तो 2 पैराग्राफ आते हैं, 10 सवाल आपके आ जाते हैं जो 5 किसी नस्ली पैराग्राफ से होते हैं और 5 शेरी पैराग्राफ, किसी मसनवी का हिस्सा दे दिया जाता है उनसे 5 सवाल। तो आप किसी मतन को पढ़कर अगर आपने उस मतन को पढ़ा हुआ है तो आप उसको जब दोबारा कहीं पढ़ते हैं तो आपने, क्योंकि असल मतन पढ़ा हुआ है तो आपके जहन में आ जाता है कि हाँ ये मतन मैंने कहाँ पढ़ा है, तो वो आपको याद आ जाता है क्या। लेकिन अगर आपने किसी गाइड से याद किया तो गाइड में आपको असल मतन तो आपने पढ़ा नहीं, वो पैराग्राफ आ गया, गाइड में बस आपको इतना बताया जाएगा कि हाँ मिसाल के तौर पर कि फला दास्तान आपके निसाब में शामिल है और उस दास्तान के मुसन्निफ ये हैं, ये दास्तान इस सन में शायद हुई है और इस तरीके से। लेकिन अगर उस दास्तान का कोई हिस्सा आपके पेपर में आ जाए, जैसा कि हर बार अब आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे अगर आपने मतन नहीं पढ़ा है? पूरी गाइड में तो वो मतन होता नहीं है। तो मतन बहुत जरूरी है, वो आपको, अच्छा वो राइटर के
तर्ज तहरीर को समझने में समझ मिलती है, खुद उस राइटर को समझने में मिलती है। गाइड भूल नहीं सकते उसे, और वो आप उसको जब महसूस कर लेते हैं, वो आपके तजुर्बे में आ जाते हैं, तो वो फिर वो आपकी शख्सियत के लिए हो। क्योंकि मिड जाने के इम्तहान जो है, एक तो इम्तहान है, ये एहलियती टेस्ट है, लेकिन ये एहलियती टेस्ट उस बड़े कॉज के लिए जो आप आगे करने जाएंगे, जो आप PhD करने जा रहे हैं या बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो गाइड सिर्फ आपको याद करवा सकती है चीजें, लेकिन जब आप PhD करेंगे और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उस टाइम आपको जो चीजें चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर PhD को परस्यू करने के लिए, तो वहाँ पर गाइड मदद नहीं करेगी, वहाँ पे तो असल मत मदद, वहाँ पे असल मत आपकी BA MA की क्लासेस और जो आपने अपने साथी से वजूद किया, वो तमाम चीजें ज्यादा काम आएंगी। गाइड बुक काम आती है, वो आपको नोट्स के शक्ल में प्रोवाइड होती है और वो रिवीजन करने में बहुत करने के लिए मतन ज्यादा जरूरी है। क्लासेस अपनी BA MA की मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये बार बार कहती हूँ कि जब भी वो लोग अपने जहाँ भी पढ़ रहे हैं, BA में या MA में, और नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने कॉलेजेस की क्लासेस को कभी ना मिस करें। हम क्लासेस को मिस कर दें। क्लास में आपने जितना आप सेल्फ स्टडी करके 8 से 10 घंटों में अर्न करते हैं, उतना आप 1 घंटे की क्लास में अर्न करते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमने BA जाने में वहीं से इरादा बन गया था करना है, हमने क्लासेस की। हमारे साथ एक बहुत महरूमी रही कि 2019 में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद 2020 में फिर ये कोरोना आ गया, तो यूनिवर्सिटी हमारे आखिर का 1 साल, तकरीबन 1.5 साल BA का कोरोना और प्रोटेस्ट की नजर हो गया, लेकिन 1.5 साल में क्लासेस करने का मौका मिला। उन क्लासेस में जो हमने सीखा है वो यकीन माने 1000 किताबों से भी नहीं सीखा हमारे असातिज़ा से। तो क्लासेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए नेट निकालना 50% समझ आपकी क्लासेस कवर कर लेगी, और फिर आप मतन पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि आपका किस अटेम्प्ट में JARF हुआ, और JARF होने के साथ साथ तो आपने तो जो भी था ऑल इंडिया टॉप किया, आप लोग किस अटेम्प्ट में आपने ये किया? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट क्या था? नहीं, पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट भी नहीं हो सका था, क्योंकि उससे पहले कभी इस तरह का कोई एग्जाम दिया नहीं था कॉम्पिटिटिव, सिर्फ जामिया का इंटरेस्ट दिया था। लेकिन इस तरह का एग्जाम जो नेशनल लेवल पर हो और इस तरीके से, तो वो नहीं दिया था, तो उतना अंदाजा नहीं था। फिर इसका फर्स्ट पेपर भी था, तो कुछ कमियां रह गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिनको कवर किया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ये JARF हुआ। तो यानी कि आपने तैयारी BA से शुरू कर दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने किया तो आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आप हमारे स्टूडेंट को ये बताएं कि इतना जहन तैयार होने के बावजूद भी जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी नहीं हुआ, तब आपने उन 6 महीनों में, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम 6 महीने का, बल्कि अभी तो 3-4 महीने, फरवरी में एग्जाम हुआ था और उसके बाद दूसरा एग्जाम जून में हो गया। तो 3-4 महीनों में आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी वो जब कि आपका न सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ, जबकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं हुआ था, और जब आपने सेकेंड अटेम्प्ट किया तो न सिर्फ आपका नेट क्वालिफाई हुआ बल्कि JARF भी हुआ, और इसके साथ साथ आपने अपने सब्जेक्ट में ऑल इंडिया टॉप भी किया। तो वो स्ट्रेटजी हमारे स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो उसको फॉलो करके अपने एग्जाम, यानी आने वाला एग्जाम जो दिसंबर 2023 का है, उसमें वो फॉलो करें और कामयाबी हासिल करें। तो आप इसको शेयर करें। जरूर। टॉप तो खैर अल्लाह का फजल था और आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की रहनुमाई मिली थी। लेकिन उसके साथ ये है कि मेहनत की हमने। जब पहला मैंने एग्जाम दिया नेट का, JARF का, तो उसमें मेरा नेट भी नहीं हो सका। तो फिक्री बात थी, काफी मायूसी भी हुई, क्योंकि BA से तैयारी कर रहे थे, लगता था कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सारे मतन पढ़ लिए थे, सारी किताबें पढ़ चुके थे, अच्छी तैयारी थी, उसके बावजूद भी तो थोड़ी मायूसी फिक्री हुई। लेकिन जब वो हो गया, 1-2 दिन मायूसी में रहे, जब उससे निकले तब तज्ज़िया किया खुद का, मतलब खुद एहतसाबी के अमल से गुजरे कि कहाँ कमी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने वो देखा कि हमने, क्योंकि उससे पहले तजुर्बा कोई नहीं था, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आप किसी को एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका क्या पैटर्न है, उसमें किस तरीके से सवाल आते हैं, उसमें किस तरीके से आपको जवाब देना है, क्या टाइमिंग होती है, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, सारी चीजें जहन में रखनी होती हैं। उससे पहले हमें अंदाजा नहीं था। खैर लेकिन जब उसमें नाकामी हुई तो फिर एक पीरियड हमने लिया, वक्त उसमें मतलब अपना तज्जिया किया कि कहाँ कमी रही जो पिछला एग्जाम दिया उसमें। तो उसमें सबसे पहले तो बैठकर ये देखा कि किन चीज़ों में हम कमज़ोर थे, किन सवालों के जवाब, किस तरह के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया आगे तैयारी के लिए। जिन चीज़ों में बेहतर थे उस पर कम फोकस किया, जिनमें कमज़ोर थे उस पर ज़्यादा फोकस किया। ये तो मैं बहुत बात की बात है, फर्स्ट पेपर मेरा बहुत कमज़ोर था, उस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा था।
पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर में मैं सिर्फ 13 क्वेश्चन कर पाया था 50 में से। इस कदर बुरा हाल था मेरा उसमें। यानी जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट ना होने की वजह थी वो आपका जनरल पेपर था। फर्स्ट जनरल पेपर इसकी बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि उसमें मैं 50 में से सिर्फ 13 क्वेश्चन कर पाया। इस कदर बुरा हाल था उसमें। तो उसमें मैंने देखा कि मैं जनरल पेपर में मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स थे और सेकंड पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बीए से तैयारी कर रहे थे तो वो बेहतर था। तो जब दूसरी बार तैयारी करने बैठे तो इससे ज्यादा वक्त नहीं दिया बल्कि इससे कम वक्त दिया क्योंकि पहले से तैयारी थी, लेकिन उसको रिवाइज करते रहे, उसे छोड़ा नहीं क्योंकि अगर छोड़ दिया तो भूल जाएंगे। मतन पढ़े हुए थे, फिर उनके अपने जाती नोट्स बनाए उसकी मदद से, उनकी मदद से, और अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश, कुछ अपने कोड वर्ड बना लिए कि क्या है 12 17 18 कुछ ऐसे करके 12 17 84 17 12 84 हो गया है ना। इस तरीके से कोड वर्ड हमने कुछ बनाए उनके डेट्स वगैरह को याद करने के लिए। और उसके बाद क्या किया कि फर्स्ट पेपर में जब अंदाजा हो गया कि फर्स्ट पेपर में मैं बहुत कमजोर हूँ तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया। उसमें ये था कि 3 महीने का क्योंकि वक्त था, 3 महीने का वक्त था तो बहुत ज्यादा मुकम्मल कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तमाम 10 यूनिट होते हैं फर्स्ट पेपर में, तो 10 के 10 यूनिट करना मुश्किल था। तो उसमें से कुछ यूनिट हमने देखे कि उनमें से किस यूनिट में मैं अच्छा कर सकता हूँ और कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जैसे कंप्रहेंशन है तो वो यूनिट मेरे लिए अच्छा था कि मैं उसमें 5 में से 5 निकाल सकता हूँ, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो भी यूनिट मेरे मैथमेटिकल यूनिट्स कमजोर थे, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये यूनिट्स कमजोर थे तो मैंने इन पे फोकस किया। यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे, हमारे साथी हैं जमीन सरोवर साहब, उनके साथ बैठा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं तो उन्होंने मैथमेटिक्स हमें पढ़ाया तो इस पर ज्यादा ध्यान देते, यूनिट वाइज चीजों को पढ़ना शुरू किया। होता क्या है मैम कि ज्यादा अगर दिमाग पे लोड डाल लें एक साथ पूरे यूनिट का, उर्दू का भी और इसका भी पेपर का एक वक्त में, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। मेरा ज्यादा ख्याल ये तैयारी करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए जो मैंने तरीका अपनाया था। एक तो यह है कि कुछ दिन के लिए आप गैर जरूरी चीजों से बिल्कुल कट जाएं। आपको मालूम है आप भी नाराज होंगे कि मुझसे मैं तकरीबन 2 महीने गायब हो गया था, बिल्कुल मैं कहीं आना जाना नहीं था, मैं बंद हो गया था, कमरे में अपने बंद था और चीजें। और उसके बाद मैंने चीजों को यूनिट वाइज मतलब कवर किया। 10 यूनिट उर्दू के हैं और 10 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर के हैं। तो मैंने ये किया कि एक चार्ट तैयार किया और मैंने कहा कि एक दिन मैं उर्दू का 1 यूनिट पढ़ूंगा, अगले दिन फिर मैं जनरल पेपर का 1 यूनिट पढ़ूंगा, फिर 1 दिन उर्दू का, तो 20 दिन में सारे कवर हो जाएंगे। एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, उससे कम नहीं पढ़ूंगा। अब ये यूनिट कवर करने में चाहे मुझे दिन में 18 घंटे लगे चाहे 2 घंटे में हो जाए तो वो अलग बात, लेकिन यूनिट वाइज एक दिन 1 यूनिट पर फोकस करना है। उसमें जो भी है, एक दिन पहला यूनिट उठा लिया उर्दू का, जबान के हवाले से, लिसानियात के हवाले से, आवाज जबान के आवाज के हवाले से, आवाज के हवाले से, तो सिर्फ उस पर देखा। अगले दिन फिर उठाया तो जनरल पेपर का फर्स्ट यूनिट, तो यूनिट वाइज उसको बांट लें, मिक्स करने की कोशिश न करें। ऐसा ना करें कि आज ही हम पहले यूनिट भी पढ़ रहे हैं और दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, 1 घंटा ऐसे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है उसमें जहन ज्यादा बोझल हो जाता है, आपको चीजें समझ में नहीं आती है, ज्यादा अपने अंदर बैठाने के चक्कर में वो ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर बिल्कुल एक अलग चीज है और उर्दू का जो पेपर है, सेकंड पेपर है, वो बिल्कुल एक अलग माहियत का है, अलग नौइयत का है। एक लिटरेचर है और एक मुकम्मल तौर पर मतलब एक मारूजी है, मैथमेटिकल है, और एक मुकम्मल तौर पर मारूजी नहीं है, बल्कि लिटरेचर में तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर मारूजी हो ही नहीं सकती। पैटर्न मारूजी है, बस पैटर्न मारूजी है, लेकिन उसको समझना मारूजी नहीं है, वो कहानियां पढ़ना। अब आप सोचिए कि आप प्रेमचंद का अफसाना पढ़ रही हो जो बिल्कुल आसान सा है, आसान जबान में, सहज जबान में, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत दिलचस्प चीज है, और उसके फौरन बाद आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने बैठते हैं तो आपका जहन कैसे मतलब बिल्कुल पलटा खा जाएगा, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो ना फिर आपके जहन में ना प्रेमचंद की बात याद रहेगी सही से, ना आपके जहन में वो आपके फर्स्ट पेपर की बात याद रहेगी। तो एक वक्त तय कर लिया मैंने कि इस वक्त से इस वक्त तक मुझे सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद उस हिसाब से मैंने फिर तैयारी की और फिर उसमें नोट बनाए, उर्दू के भी फर्स्ट पेपर के भी नोट बनाए अपने हिसाब से। हर इंसान का जहन अलग होता है और सबके याद करने के तरीके अलग होते हैं। किसी को रटकर याद होता है, किसी को समझ कर याद होता है, किसी को हम लोग तो इंडियंस हैं तो जुगाड़ू है बहुत, तो हम लोग कोड बना लिए। जैसे स्कूल में भी पढ़े तो जब ये एलिमेंट्स हैं सारे, उनके नाम याद करने के लिए हम लोग कोड बना लेते थे, तो उस पैटर्न को यूज किया कि जितने तारीख वगैरह याद करनी तो उसके हमने पैटर्न बना लिए। किताबों के नाम याद करने किसके, तो हमने उसके पैटर्न बना लिए। शब्साश बना लिया ना, वो के मजमूए हैं, तो उस तरीके से शहरियात के मजमूए हैं जितने उनके पहले बड़े लेकर, जैसे डेली मजमूआ शामिल है, अपने दुख दे दो, उसमें कौन कौन से असारे शामिल हैं, तो हमने उसका एक पैटर्न बना लिया।
तो उसमें लाम से लाजवंती जीन से इस तरीके से और टर्मिनस से परे वो सारी चीजें उसमें करके अपने बुक में प्रेजेंट हो रहा है। तो ये पैटर्न अपने समझने के लिए बनाया, अपने नोट्स बनाना जरूरी है। लेकिन ये सब नोट्स हमें बता रहा है क्योंकि हमने मतन पढ़ा हुआ। मतन पढ़ते हुए हमने फिर सबको पढ़ा तकरीबन, तमाम अफसाने पढ़े, तमाम नावल पढ़े और उनको पढ़ते हुए ध्यान रखा कि कौन किस तरीके से लिखा है, इसके लिखने का तरीका क्या है, इसका उसलूब क्या है। उससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि मैम इतने तकरीबन आपको 150 अफसाने शामिल हैं तकरीबन और 12 नावल शामिल हैं। कितने किरदार याद रख सकते हैं आप अगर आप रटने पर याद रखना चाहें या अगर आप गाइड से याद करना चाहें तो आप कितने, हर अफसाने में अगर एवरेज औसतन भी हम किरदार देखें तो 5-6 औसतन किरदार होते हैं। तो 150 को 500 में इंटू कर दीजिए, 600-700 से ऊपर किरदार आपको सिर्फ अफसाने में हो जा रहे हैं। 12 नावल हैं, तकरीबन 100-150 किरदार, उसमें 800-900 किरदार आप सिर्फ रटकर याद नहीं रख सकते हैं। अगर जब तक आपने नावल नहीं पढ़ा है या जब तक आपने अफसाना नहीं पढ़ा है, आपको उसका पस मंजर नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ आप गाइड की मदद से 100-150 किरदार, तकरीबन 150 गजलें शामिल हैं, उनको याद नहीं रख सकते। अच्छा, ये तो हुए अफसानों नावल के किरदार, दास्तानों के अपने किरदार हैं, मसनवियों के अपने किरदार हैं और गजल है तो उसके अलग वो हैं। तो जब तक मतन नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें मैम सिर्फ गाइड की मदद से कभी याद नहीं हो सकती और सिर्फ रट के भी याद नहीं हो सकती। मतन इन चीजों को याद करने में बहुत मदद देता है। फिर एक दूसरे का जो ताल्लुक है, जैसे गाइड से मैम हमें ये याद हो सकता है कि लाजवंती में जो है लाजवंती का किरदार है, सुंदरलाल का किरदार है और दूसरे दीगर किरदार हैं, लेकिन गाइड से हमें ये नहीं पता चल सकता है उस तरीके से कि उनका एक दूसरे से ताल्लुक क्या बनता है। और सवाल इस तरह के भी आ जाते हैं कि उसमें ताल्लुक क्या था। प्रेमचंद के एक बार मैंने क्वेश्चन देखा, प्रेमचंद का जो अफसाना है बड़े घर की बेटी, उसमें श्रीकंठ कौन था, आपको ये तो पता है, ये तो क्वेश्चन में भी है कि ये प्रेमचंद का अफसाना है, बड़े घर की बेटी है और इसमें किरदार श्रीकंठ भी है, लेकिन श्रीकंठ उसकी वहाँ पे वो कौन था उसका बड़े घर की जो बेटी। इस साल अभी जो पेपर हुए हैं रिसेंटली जिसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें एक सवाल था कि आज शाम सूरज बहुत लाल थी, कौन सा नावल से शुरू होता है। अगर आपने मतन नहीं पढ़ा है तो गाइड से आपको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने मतन पढ़ा है तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि ये जो है एक चादर मैली सी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब तक आप मतन नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। एक लाइन में दिया जाता है कि ये किस अफसाने से, या शेर इसी पेपर में शेर आया था वो जो शुरू में, इससे किस नावल का आगाज होता है। तो आपने अगर मतन नहीं पढ़ा है, आपने वो नावल नहीं पढ़ा है, सिर्फ तज्जिया पढ़ा है, आपने सिर्फ उसके किरदार रख लिए हैं गाइड से, तो आप कैसे बता सकते हैं इस तरह के सवाल। तो वो है कि आप गाइड को बाद में मैंने फिर इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया कि पहले तमाम मतन पढ़ लिए, फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स की तैयारी की, उसके बाद आखिर में जब 10-12 दिन बचे तब मैंने गाइड को उठाया। वो आपको एट द टाइम तमाम चीजें 10 मिनट को एट द टाइम कवर करवाती है। उसमें मैंने याद नहीं, उसमें खोल के देखते गए, अच्छा हम देख रहे हैं ये, हाँ ये हमारे दिमाग में है, इसमें आ रहा है ये, हाँ ये हमें याद है, ये हमें याद है। गाइड में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हमें मिल जाती हैं तो वो वहाँ मदद कर देती है जो हम मतन में नहीं पढ़ सकते। जैसे जब आप मतन पढ़ रहे होते तो आपको ये नहीं पता होता ये अफसाना कब लिखा गया था, इसके मुसन्निफ कौन थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, वो तमाम चीजें एक ही जगह में एट टाइम वो आपको गाइड करती है। तो आखिरी टाइम में वो पूरा रिवाइज करने के लिए उसकी मदद। लेकिन मतन पढ़ा और उसके अपने जाती नोट्स बनाए, फिर उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और उसके अपने नोट जरूर बनाए। मेरा मशवरा कि आप मतन पढ़ें, गाइड में आप 10 गाइड ले लें किसी को, आप गाइड से ही नोट बनाएं, लेकिन अपने नोट जरूर बनाएं। वो याद करने में ऐसा नहीं, क्योंकि जो आप अपने नोट बनाएंगे वो आप अपने तरीके से बनाएंगे और जो चीज आप अपने तरीके से बनाएंगे वो आप समझ कर बनाएंगे और जो आप समझ गए वो। और इसके साथ में सबसे जो जरूरी चीज, सबसे अहम चीज जो मुझे लगती है तैयारी के लिए, वो ग्रुप डिस्कशन। देखिए जितना भी पढ़ा, दिन भर हम पढ़ते थे, हमारे दोस्त हैं जमील भाई थे, वो पास आउट हो गए थे, अब्दुल रहमान आबिद हैं हमारे साथ में, तुफैल अहमद हैं, साले अंसारी हैं, है ना, और ये दाऊद हमारा जूनियर है। हम इसमें अच्छा कोई आ नहीं गया कि हम जूनियर है कौन सीनियर है। दाऊद हैं वो बीए में थे, लेकिन हमारे साथी हम उनको भी साथ में बैठा लेते, बैठो डिस्कशन करो, आगे वाले साथ में। तो हम करते ही थे मैम कि दिन में पढ़ा हम सब साथ में, सब अपने बैठ के अलग अलग पढ़ रहे हैं, जो याद करना है। हमने तय कर लिया था कि आज शाम को हम दास्तानों पर बात करेंगे। तो दिन भर में सबने दास्तानें पढ़ ली, दास्तान का यूनिट पूरा पढ़ के आए अच्छे से। शाम को 2 घंटे बैठ के अब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई एक किरदार की किसी से बोल दे कि तुम मेरी दास्तान की कहानी सुनाओ, और वो कहानी सुनाते जा रहा है, उसको बीच में रोक दिया, दूसरे से बोला तुम यहाँ से आगे की कहानी सुनाओ, है ना। फिर वो सुनाते जा रहा है, उसको बीच में रोक दिया, तीसरे से कहानी सुन ली,
तो वो सुन के भी याद हुआ, तो जो हमें याद नहीं था उससे याद हो गया। फिर उसके पॉइंट एक दूसरे से पूछ लिया, अच्छा ये किरदार बता दो, अच्छा वो कहाँ गया था, अच्छा वो मारूफ पर गई थी तो किस घोड़े पर गई थी। अच्छा, इस चीज का फायदा यहाँ पे हुआ होगा। कहते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान जब किसी चीज को 100% पढ़ता है तो वो थोड़ी देर बाद 25% भूल जाता है। फिर ऐसे वक्त जैसे जैसे गुजरता है तो वो उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है, वो 50% आ जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है और वो वक्त बहुत दूर नहीं होता है, 2, 4, 10 दिन, हफ्ता भर बाद आप 75% चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ 25% याद रहती है। और उसका दूसरा फायदा ये होता है तो ग्रुप डिस्कशन में वो जो 25 आ जाता है वो दोबारा से 100% पहुंचाने में आसान आ जाता है। दूसरा फायदा उसका ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो सबके लिए चीजें अहम होती हैं। अगर हम कोई मतन पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ लाइन अहम होंगी और कुछ गैर अहम होंगी, लेकिन दूसरे के लिए जो मेरे लिए गैर जरूरी लाइन है वो उसके लिए जरूरी हो सकता है। उसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो काम का हो, वो काम का और वो वाकई काम का होता है, लेकिन हमारे जहन में वो नहीं आया। तीसरे के जहन में कोई और बात पॉइंट आ सकती है जो हमारे जहन में नहीं आई। तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो जब 4 लोगों के पॉइंट आते हैं ना तो सारे किसी टॉपिक के तमाम एस्पेक्ट आपके सामने खुल के सामने आ जाते हैं, जिन पर हमारा जहन नहीं गया था वो भी सामने वाला खुल के आ जाता है, तो वो भी हमारे जहन में चीजें याद रह जाती हैं। अब चूंकि ओरिजिनल टेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ होता है तो जब हम डिस्कशन करते हैं समझने में या फिर क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है जो भी, तब जब भी उसका जिक्र हमारे सामने आता है तो उसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमसे छुपे हुए होते हैं वो याद करने के लिए बहुत आसान होता है। आप कोई भी मतलब सिर्फ पढ़कर याद नहीं रह सकते, मेरा ज्यादा तजुर्बा ये है। और या कोई भी चीज सिर्फ पढ़कर, जब तक आप उसके बारे में किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, कम से कम एक बार उससे बोलेंगे नहीं, जबान पर नहीं लाएंगे, तब तक मैं वो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। आप कहना चाहते हैं कि इनको छुपा कर नहीं रखना है। बिल्कुल, अगर आपने ये हासिल किया है तो उसे लोगों तक फैलाएं। जब तक नहीं करेंगे, जब तक साथ में साथ उसको शेयर नहीं करेंगे वो आप भूल जाएंगे, वो क्योंकि यूज में नहीं, इस्तेमाल में नहीं है, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, वो आपके रसूल से कहीं भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो सुनकर, अच्छा उसमें वो होता है ना, जब हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव वो स्पिरिट होती है, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव, मुझे आगे बढ़ना है। उसमें हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम बहस कर रहे हैं, वो उसको हम लड़ाई नहीं बोलेंगे, वो पॉजिटिव स्पिरिट होती है, कॉम्पिटिटिव। हम बहस कर रहे हैं, अब एक टॉपिक पर बात हो रही है, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। कभी कभी तारीख में याद करने में हमारे साथ हुआ, गुलाम रब्बानी भाई थे, हम लोग सब बैठे थे, एक तारीख पर बहस हो गई, मैं कोई और तारीख बोल रहा था, वो कोई और तारीख बोल रहे थे, एक आदमी और थे साले भाई, वो कोई और तारीख बोल रहे थे। अब हम तीनों ने अपने अपने हिसाब से तो सही याद किया था, और अगर हमने वो डिस्कशन नहीं की होती तो हमें असल तारीख नहीं पता चलती, क्योंकि हम अपना मुस्तरद कौन सी। अब वहां पे बहस हुई तो सब अपनी बात को सही साबित करने के लिए ढूंढने में लग गए, तो नतीजा ये हुआ कि 5 मिनट में हमारे सामने मुस्तरद तारीख आके सामने आ गई, तो उससे फायदा तीनों का हो गया। और अगर हमने वो डिस्कशन नहीं की होती तो मैं अपना लिख के आता, वो अपना लिख के आता, तीनों गलत। अब तीनों गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने उसको कहीं से देखा था, किसी ने कहीं मुस्तरद हवाला नहीं था, तो डिस्कशन में ये फायदा होता है। और क्योंकि वो बहस की थी तो होता ही है कि दोस्तों की बहस हमेशा हमें याद रहती है। हाँ, और उसको सही साबित करना इसलिए तहकीक की उसकी, तो वो उस बहस की वजह से फिर वो तारीफ कभी जहन से निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो वो इतने अच्छे से डिस्कशन से मैम सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई, और चीजों के ऐसे पहलू जो मेरे लिए बहुत अहम नहीं थे लेकिन जरूरी थे, और बहुत से मेरे दोस्तों को उन्हें लगा कि जरूरी नहीं थे लेकिन मैंने उनको याद किया, तो एक दूसरे के पॉइंट्स मिलकर वो एक पूरा सर्कल बना, तो वो कंप्लीट हो गया। होता है इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है, किसी को कोई क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो ऐसा निसाब है यूजीसी नेट का, चाहे वो हम जनरल पेपर के देखें या उर्दू का, तो अगर हम निसाब को गहराई से पढ़ें और उसका मुताला करें तो निसाब बहुत बड़ा है, निसाब है। आप उसको समेटना, और उसमें उर्दू अदब के तमाम असनाफ, तमाम मज़ामीन सब उन 10 यूनिट में समाये हुए हैं। अब 10 यूनिट में एट ए टाइम एक ही आदमी की दिलचस्पी बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 यूनिट और पढ़ने जरूरी है, सबसे सवालात आएंगे और सबको बराबर समझेंगे तभी हम इस मकाम पर पहुंचेंगे। मतलब हो सकता है नेट भी हो जाए, चैनल भी हो ही जाता है, लेकिन अगर सबसे कुछ अलग करेंगे, क्योंकि आप जब एज ए उस्ताद काम करेंगे तो आपको भी ये नहीं कि आपको पसंद अफसाना था तो आप सिर्फ अफसाने पढ़ाएंगे, आपको तमाम चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। तो इससे ग्रुप डिस्कशन से फायदा ये होगा कि किसी को तहकीक पसंद है, किसी को तनकीद पसंद है, किसी को नॉवल पसंद है, किसी को अफसाने पसंद है, तो जो जिसका टॉपिक था। और अगर अदब के मामले में देखा जाए
तो तमाम चैप्टर्स की या तमाम जो टॉपिक्स है उनकी सबकी अपनी अलग अहमियत है, कोई किसी से कम नहीं है उसमें। तो अब आपका ये अलग बात है कि ज्यादातर लोगों को फिक्शन में ज्यादा वो इंटरेस्ट होता है, किसी को शायरी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हमारे में फायदा यही हुआ ना कि हमने क्या किया, दोस्तों की मदद से बहुत फायदा हुआ इसका। मैं तो दोस्तों को सबसे अहम मानता हूँ तैयारी के लिए। हुआ ये कि हमने यूनिट बांट लिए थे। मैंने जब हम अपने नोट्स तैयार कर रहे थे तब जमीन में हमारे साथ थे फर्स्ट में, तो हमने यूनिट बांट लिए थे। मुझे शायरी से दिलचस्पी है तो मैंने शायरी वाला यूनिट लिया कि मैं इसके नोट्स में तैयार करूँगा। जमीन भाई को फिक्शन से और तनकीद से दिलचस्पी है तो उन्होंने वो यूनिट ले लिया कि इसके नोट्स में तैयार करूँगा। हमारा वक्त भी बचा, हमने मुकम्मल नोट्स भी तैयार कर लिए। एक दूसरे के साथ जब डिस्कस किया तो वो चीज़ें याद भी हो गई। कोई भी किसी चीज में माहिर नहीं हो सकता है। मतलब 20 यूनिट है मैम टोटल मिलाकर, 10 यूनिट उर्दू वाले और 10 यूनिट जनरल पेपर वाले। लेकिन पढ़ना हमें सब है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ सकता है। उसमें से कुछ मुझे अच्छा समझ में आता है, कुछ मेरे साथी को अच्छा समझ में आता है, कुछ मेरे तीसरे साथी को अच्छा समझ में आता है। तो अब जब हम तीनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, तो जो मुझे नहीं आता है वो मुझे समझा देगा, जो उसे नहीं आता है मैं उसे समझा दूंगा। तो मैं भी अपनी जगह कंप्लीट हो जाऊंगा, वो भी अपनी जगह कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा भी अपनी जगह। जो अकेले तन्हाई में किताब में पढ़ के जो टॉपिक बोरिंग लगता था, दोस्तों के साथ वो अच्छा लगता है। वो सामने वाले की पसंद का टॉपिक है तो वो उसे ज्यादा बेहतर बयान कर सकता है, समझा सकते हैं और आपको इंटरेस्ट भी मालूम होगा उसमें। लेकिन वही टॉपिक आपको पसंद ना हो, आपको तन्हाई में किताब में पढ़ना पड़े तो शायद आपको जरूरी नहीं समझ में भी आए। हाँ, समझ में भी आए और जो चीज अच्छी मतलब पसंद की भी ना हो तो और भी मन भी नहीं लगता है पढ़ने। खासतौर पर लिसानियात वाला जैसे जो यूनिट है वो जरूरी नहीं सबको समझ में आए, लेकिन जिससे समझ आता है उस टाइम जब तक आप मदद नहीं लेंगी, जब तक आप उससे डिस्कशन नहीं करेंगे समझ में आ रहा है, मैम खाली रट लेने से समझ में नहीं आएगा उसमें भी क्या है। खासतौर पर लिसानियत वाला जो यूनिट है इसके अलावा भी हुआ है। तो डिस्कशन मैम स्ट्रेटजी का सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए। आप दिन भर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा, जो भी आपका टाइम टेबल है उसको सर उसको मतलब मैम एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ लीजिए। यूनिट वाइज आप अपना कवर कर लीजिए कि ये पढ़ना है। और उसके अलावा पढ़ने के बाद रोज कम से कम 2 दोस्तों तो एक दूसरे से 3 दोस्तों 4 दोस्तों जितना होता है उतना बेहतर है। रोज कम से कम 1 घंटा जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उस पर डिस्कशन जरूर करें। और मेरा तो ये हाल था कि मतलब जब दोस्त कुछ कभी घर चले गए तो वालिदा आई हुई थी मेरे यहाँ पर, तो मैं अम्मी को कुछ भी बोल देता था। तो बैठे हुए खाना खाने बैठे हुए तो उसमें हम अपने जहर पे कुछ भी किसी कहानी की बात आ रही है ना, अरे ये तो मतलब धनिया की तरह बैठ के खा रहे हैं, बताओ ऐसे खाते हैं देहात के लोग हैं, ये इसकी तरह है। तो वो डिस्कशन इस तरीके से। तो आप कहीं भी जो आपने पढ़ा है जब तक आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे वो उस तरीके से ना आपको समझ में आएगा ना याद रहेगा वो सही से। जब आपने शेयर कर दिया तो वो चीजें याद हो जाती है। मैम आप पढ़ाती हैं तो आपको भी अंदाजा होगा कि जो चीजें आप जब पढ़ाती हैं तो आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है और वो चीजें आपके जहन में जो बैठ जाती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा खाली माहौल चेंज होता है तो ऐसा लगता है जहन में कोई चीज है ही नहीं। जब दिल्ली में होती हूँ, वर्किंग रहती हूँ, तमाम चीजें एट ए टाइम जहन में होती हैं। और यही जब छुट्टियों में घर चली जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए तो वहां लगता ही नहीं कि मेरा पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक है या मुझे कुछ आता है, या उस वक्त वो बिल्कुल दूसरा माहौल होता है वहाँ पे घर पे। बहुत असर करता है, माहौल बहुत असर करता है। तो अपने साथ यहाँ पे वहाँ मैं अगर किसी से डिस्कशन करना भी चाहूँ तो इसलिए किसी काम का नहीं है वो डिस्कशन। वहाँ मैंने इस तरह के एग्जाम्स की बातें करूँ घर जाके और गाँव के लोगों के साथ बैठ के तो उनको समझ ही नहीं आएगा। तो एक जमाना ये था जैसे तुमने कहा कि जब गाँव में थे तुम्हें भी नहीं पता था नेट एग्जाम क्या होता है। आप गाँव में थे तब आपको नहीं पता था। मेरा JRF होने के बावजूद भी जब मैं ये बात अपने गाँव में बताती थी घर वालों के अलावा कोई यकीन नहीं करता था कि पढ़ने में इतना बड़ा अमाउंट मिलता है। वो कहते हैं किसी नौकरी में ऐसा हो ही नहीं सकता, पढ़ने साल में एक बार मिलता होगा 40-45 हजार रुपया, महीने में कैसे मिल सकता है? अभी भी यही है तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो माहौल चेंज होता है तो मुझे भी लगता है कि माहौल हमें अपना खुद बनाना है। अब जैसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अपना जो ग्रुप रखना है उस वक्त जिनों के साथ उठना बैठना ज्यादा रखें जो इस तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इम्तिहान है माशी तौर पर भी आपके और आपके फ्यूचर के लिए भी असिस्टेंट जो भी बने। तो आपको मैम इसके लिए डेडिकेटेड तो होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 4 चीजों में ज़हन रखते हुए इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगर आप वाकई से निकालना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2-3 महीने सिर्फ इसको देने होंगे, बाकी चीजों को छोड़कर। वो 3 महीने आपकी पूरी जिंदगी भर को समझ सकेंगे तो उतना डेडिकेटेड तो मैम होना पड़ेगा। मैंने कोशिश की, मैंने देखा है, मैंने देखा भी है, मैंने कई बार मैसेज भी करवाया तुमको तो मेरा मैसेज बोलना। जी तो मैंने वही किया 2-3 महीने वो, और उसका फायदा हुआ। मैम वो मेहनत की, फिर आप लोगों की दुआ की, साजा की दुआ की, अल्लाह का करम था
वो हो गया। तो उस मेहनत के क्योंकि अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और दुआएं भी लगती हैं, तो मेहनत के साथ दोनों मर्ज हैं, दुआएं और मेहनत जब मिल जाए तो कमाल हो जाता है। तो मैम वही है कि दुआएं तो आप असातिज़ा की मिलती हैं और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके घर वालों की दुआएं साथ में, और हमारे भी वालिदैन की दुआएं अल्लाह तो बच्चे की मेहनत है, लेकिन उसके साथ अगर मेहनत ना हो मैम उससे दुआएं भी कारगर नहीं कभी कारगर नहीं होती। तो वो एक डेडिकेशन देना पड़ेगा, उतना वक्त उसको देना पड़ेगा और उसको मुनज़्ज़म तरीके से थोड़ा करना होगा, तो इंशाल्लाह जरूर। और कोई जब आप इसमें लग जाए तो दुनिया में कोई काम में मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल है। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत ज्यादा ये भी कह सकते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मैंने लगातार तैयारी की थी 2018 से, और फिर एमए में बहुत शौक था कि एमए में जैसे जाएंगे फौरन बताऊंगा कि जारत हो गया, हाँ जारत के लिए बैठे हैं और हम निकाल देंगे, हमारे टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं निकला तो वो टेंशन एक हो जाती है उसके, वो पूरा एकदम। लेकिन ये है कि अगर आपका नहीं हुई जब आपने कंटिन्यू रखा तो अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ कि अगर आपका नहीं निकलता है तो मायूसी फिक्री है, मैं भी बहुत मायूस हुआ था, थोड़ा सा डिप्रेस भी रहा था कुछ दिन, लेकिन उसको सवार ना होने दें, बल्कि कुछ दिन जो भी है वो तो फिक्री है, लेकिन उसके बाद फिर खुद एहसास करके ये आज़म रखें कि इस बार नहीं हुआ अगली बार तो हम निकालेंगे, मेहनत रहेगा नहीं जाएगा। मैंने इतना किया था, अब मैं एक बस एक कदम पीछे रह गया हूँ, तो अब मेरी जो कमी है मैं उसको पूरा करके आगे बढ़ूंगा। मायूसी को इतना सवार न करें, मायूस होगी कि मेरी किस्मत में नहीं है, इतना मेहनत करने के बाद नहीं हो तो अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक साल बाद सोच रहा मैं 3 साल मैंने इतना पढ़ा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी नहीं हुआ तो मैं 3 महीने में क्या कर लूंगा। अगर उस तरीके से सोचता मैं तो आज मैं शायद आपके साथ नहीं बैठा। अपना तज्जिया किया कि जब मेरा बहुत कम नंबरों से रह गया है, अगर मैं थोड़ा सा, और मेरी सबसे बड़ी बात ये थी कि तुमने ये किया कि तुम्हारा जो फॉल्ट है वो कहाँ है, तो फॉल्ट ये था कि फर्स्ट पेपर में तुम्हारा स्कोर कम है जी, तो तुमने उसे ज्यादा किया। तो वही मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूसी फिक्री है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मायूस ना हो, क्योंकि मैं खुद भी हुआ था, होती है, लेकिन उस मायूसी को ज्यादा सवार ना होने दें, बल्कि थोड़ी देर उसके बाद फिर अपना तज्जिया कर लें और जो कमी थी उसको पूरा करें, इंशाल्लाह अगली बार पूरा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका ये मौका प्रदान करने के लिए। अरे आप इसके अहल हैं, मैं तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करती हूँ और अपने तमाम बच्चों को इस तरह के मामले में मैं हर तरह से प्रमोट करना चाहती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी करते हैं, और खासकर वो स्टूडेंट्स जो गांव से होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है बल्कि छोटे कॉलेजेस में है जहाँ पे टीचर्स भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं होती हैं, तो उनके लिए हम कुछ रोशनी पैदा करें कि ताकि वो आगे की तैयारी कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की।